और अब खबरें विस्तार से। पटना में आज विपक्षी दलों की महा बैठक हुई, जिसमें 15 दलों के 27 नेता शामिल हुए। विरोधियों के महागठबंधन में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर मैदान में उतरने की साझा रणनीति पर सहमति बनी है। करीब 3.25 घंटे तक चली बैठक के बाद सभी नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह दावा किया कि लोकसभा चुनाव में सभी एक साथ मिलकर बीजेपी को पटखनी देंगे। सवाल यह कि हम सब एक हैं से आखिर विपक्ष कितना आगे बढ़ पाया, यह रिपोर्ट देखिए। पटना का एक अणे मार्ग, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सरकारी आवास। इसी पते पर शुक्रवार को पहली बार बिहार में बीजेपी विरोधी दलों के नेताओं का बड़ा जुटान हुआ। राहुल गांधी से लेकर स्टालिन और केजरीवाल, ममता बनर्जी से लेकर शरद पवार तक 15 दलों के नेता नीतीश कुमार के बंगले पर करीब 3.25 घंटे तक इसी बात पर मंथन करते रहे कि कैसे 2024 की लड़ाई में बीजेपी को शिकस्त दी जा सके। बैठक के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी को अगले चुनाव में हराने के लिए एकजुट होकर सभी लड़ेंगे। इस पर सहमति बन चुकी है। जो एक साथ तो चुनाव लड़ने के बारे में आज एक सहमति हो ही गई है और सब तरह का सहमति हुआ है, लेकिन एक मीटिंग इसके बाद होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि बीजेपी विरोधी दलों की अगली बैठक हिमाचल प्रदेश में 10 या 12 जुलाई को होगी, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। 10 या 12 तारीख को फिर हमारे इसमें हिमाचल में शिमला में हम वहां फिर मिल रहे हैं। वैसे तो ममता बनर्जी से लेकर तमाम नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी अपनी बातें कही। सभी का जोर इस बात पर था कि एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना है और बीजेपी को हराना है। लालू प्रसाद ने अपने ही अंदाज में बीजेपी पर निशाना साधा। हनुमान जी अब हम लोग के साथ हो गए और हम लोग इकट्ठा सब कोल ढील नल नील सबको हम लोग जमा कर रहे हैं। तो पटना में 15 दलों के 27 नेताओं ने मैराथन बैठक कर बीजेपी के खिलाफ रणनीति पर चर्चा की। आने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी से मुकाबले का विपक्षी फॉर्मूला कितना सफल हो पाता है ये तो नहीं मालूम, लेकिन एक साथ बीजेपी विरोधी नेताओं को एक मंच पर लाने की नीतीश की मुहिम इस बार जरूर सार्थक और सफल मानी जा सकती है, क्योंकि सवाल बीजेपी के खिलाफ नीतीश के विरोधियों को एकजुट करने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में विपक्षी दलों की महा बैठक हुई। इस बैठक में शामिल हुए तमाम नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने पर मंथन किया। बैठक के बाद प्रेस वार्ता हुई। इस दौरान आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिसकी अब चर्चा हो रही है। दरअसल लालू यादव ने राहुल गांधी को दाढ़ी ट्रिम करवाने के साथ शादी करने की भी सलाह दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी दूल्हा बने, हम बाराती बनेंगे। आरजेडी सुप्रीमो ने कहा कि उनकी बात पर सोनिया गांधी ने भी सहमति जताई है। लालू यादव ने कहा कि सोनिया जी भी चाहती है कि राहुल गांधी शादी कर लें। बात तो हम लोग का सलाह माने नहीं, बियाह नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था। और अभी भी समय गया, बीता नहीं है। शादी करिए और हम लोग बाराती चलें और शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको बोलती एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। और आगे बढ़ते विपक्ष की बैठक के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर दिल्ली रवाना होने वाले अरविंद केजरीवाल नाराज बताए जाते हैं। आम आदमी पार्टी ने महा बैठक के बाद कांग्रेस पर हमला बोलते हुए बयान जारी किया है। दिल्ली में केंद्र के अध्यादेश के मामले पर आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का समर्थन नहीं किया, जबकि पटना की बैठक में 11 दलों ने आप का समर्थन किया था। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कह दिया कि अगर अध्यादेश पर कांग्रेस अपना रुख साफ नहीं करती तो विपक्षी दलों की होने वाली अगली बैठक में आम आदमी पार्टी शामिल नहीं होगी।
पटना में विपक्ष की महाबैठक में आम आदमी पार्टी की नाराजगी के बाद ममता बनर्जी की भी नाराजगी सामने आई है। ममता बनर्जी ने सीताराम येचुरी के बोलने पर आपत्ति दर्ज कराई, जिसका नतीजा ये हुआ कि ममता बनर्जी के जाने के बाद ही सीताराम येचुरी ने अपनी बात रखी। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को कड़ी चुनौती देने के मकसद से शुक्रवार को बिहार के पटना में विपक्षी दलों ने बैठक की। इस बैठक पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी की दादी ने लालू यादव को जेल में डाला था, इंदिरा गांधी ने नीतीश कुमार को पूरे 20 महीने जेल में डाला था। आज पटना की धरती पर राहुल का स्वागत करते हुए जब मैं इनकी तस्वीरें देख रहा हूं तो मुझे याद आता है कि राजनीति में क्या से क्या हो गया, कहां से चले थे और कहां पहुंच गए। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस को विश्व नेताओं की ओर से की जा रही प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा हजम नहीं हो रही है। ये 23 तारीख को सारे पटना में ये गलबाइयां कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। मुझे अपने बचपन का दिन याद आ गया। मेरी पढ़ाई लिखाई पटना में हुई, मेरा जन्म पटना में हुआ। मैं वहां पर मैट्रिक का विद्यार्थी था। यही लालू प्रसाद यादव पूरे 22 महीने जेल, कांग्रेस की इंदिरा गांधी, राहुल की दादी ने इसको जेल में डाला था। यही नीतीश कुमार पूरे 20 महीने जेल की शिक्षों के पीछे कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी ने डाला था। यही राहुल गांधी की दादी ने डाला था। आज पटना की धरती पर राहुल को आदर सहित उनको स्वागत करते हुए जब मैं इनकी तस्वीरें देख रहा हूं तो मुझे याद आता है कि राजनीति में क्या से क्या हो गया, कहां से चले थे और कहां पहुंच गए, इसकी यात्रा मुझे दिखाई देती है। विपक्षी दलों की बैठक में बीजेपी ने हमला बोला है। सुशील मोदी ने बैठक को खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली कहावत से तुलना दिया है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी कहा है कि आज वो राजनीतिक दल एकजुट हुए जो कभी एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। सुनिए दोनों नेताओं के बयान। 1 महीने के प्रयास और 5 घंटे की बैठक के बाद क्या निकला? कुछ नहीं निकला। अगली बैठक कहाँ होगी, इसका डेट क्या होगा, इतना ही तो निकला। बड़ा प्रचार किया जा रहा था कि नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाया जाएगा। कहाँ बने कन्वीनर? आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट कर दिया क्योंकि ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर कांग्रेस ने कोई अपनी वचनबद्धता प्रकट नहीं की। इसलिए जो 1-2 राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे, दिल्ली और पंजाब के, वो लोग शामिल नहीं हुए। तो क्या जल्दबाजी थी जाने की? भी वो तो सुबह से धमकी दे रहे थे, परसों भी पत्र लिखा उन्होंने। तो यह बैठक तो विफल होगी कि आम आदमी पार्टी जो इसमें जिसकी 2 राज्यों में सरकार है और वो वॉकआउट कर गए, एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए क्योंकि उनके मुद्दे पर वहाँ जो चर्चा होकर सहमति बननी चाहिए थी वो सहमति नहीं बनी। तो इससे बड़ी विफलता और क्या होगी? एजेंडा के बारे में क्या हुआ? केवल बनेगा, कौन होगा कन्वेनर, कौन उसको बनाएगा, कोई कमेटी बनी क्या, कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी क्या? कुछ नहीं निकला। इतनी चीज के लिए तो आने की जरूरत क्या थी? और पटना में विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होने आए राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भराया। सदाकत आश्रम में अपने संबोधन में राहुल गांधी ने हुंकार भरते हुए कहा कि कांग्रेस का डीएनए बिहार में है। तो वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि अगर समूचा विपक्ष एकजुट लड़ेगा तो 2024 में बीजेपी जरूर हारेगी। पटना में विपक्षी नेताओं की महाबैठक से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। करीब 7 साल बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार कांग्रेस मुख्यालय यानी सदाकत आश्रम पहुंचे तो कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोश हाई था। राहुल ने मंच से भाषण के दौरान जब कहा कि कांग्रेस का डीएनए बिहार में है तो पूरा कार्यक्रम स्थल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कांग्रेस पार्टी का जो डीएनए है वो बिहार में है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो विचारधारा है। कांग्रेस का डीएनए बिहार में ही है जबकि देश में बीजेपी नफरत और हिंसा फैला रही है। 2024 में पूरा विपक्ष मिलकर बीजेपी को हराएगा। भाइयों और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आपका मूड कैसा है? मूड अच्छा है और इसीलिए
आज हम बिहार आए हैं, क्योंकि बिहार में कांग्रेस पार्टी का जो डीएनए है वो बिहार में है। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपने संबोधन में कहा कि 24 की लड़ाई एक साथ लड़ेंगे, बिहार जीत गए तो हिंदुस्तान भी जीत जाएंगे। किसी को बिहार कभी नहीं छोड़ सकता, और बिहार अगर हम जीत गए तो सारे हिंदुस्तान में हम जीत जाएंगे। सदाकत आश्रम में राहुल गांधी ने 10 मिनट का बहुत छोटा भाषण दिया, लेकिन उनके आने से कांग्रेसियों का जोश हाई था। पटना एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद पहुंचे थे और वहां भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जुटी थी। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि भोपाल में आखिर सियासत कौन सा करवट ले रही है। हाल ही में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा बारामूला इज लीडिंग द वाइट रेवोल्यूशन। हमारे छोटे से डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात की, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है JNK के लिए एंड ओवरऑल कश्मीर के लिए। कुछ अगर चीजें हम हाईलाइट करना चाहें इसमें, व्हाट मेड इट अ ह्यूज सक्सेस? इस तरीके से सारा ट्रांसपेरेंट मोड में ये काम हुआ है जी। तो उससे लोगों को बेनिफिट मिला और इसका इम्पैक्ट हमें फील्ड में देखने को मिला। डिपार्टमेंट का ओवरऑल अगले 5 साल का क्या फोकस रहेगा? बेटर फीड प्रोवाइड करें, बेटर फॉडर प्रोवाइड करें, ग्रीन फॉडर कैसे प्रोवाइड करें। अल्टीमेट गोल इज टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द फार्मर। डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री कश्मीर डिवीजन मोहतरमा पूर्णिमा मित्तल के साथ अहम बात। देखिए शनिवार रात 9:26 और रविवार शाम 6:26 पर सिर्फ न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टॉप एट 10। खबरों में आगे रुख करते हैं। भोपाल के बनीशा मार्केट में कमलनाथ के लगे पोस्टर के बाद प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है। कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए निचले स्तर की राजनीति बताया है, तो वहीं बीजेपी ने कमलनाथ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उधर पोस्टर को लेकर कांग्रेस ने चूना भट्टी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। ये रिपोर्ट देखिए। भोपाल के मनीषा मार्केट में लगे इस पोस्टर में पीसीसी चीफ कमलनाथ को वांटेड बताया गया है। यही नहीं, स्कैनर से स्कैन करने पर 15 महीने के घोटालों की भी जानकारी दी गई है। हालांकि ये पोस्टर किसने लगाया, ये साफ नहीं। मध्य प्रदेश में साल के आखिरी में विधानसभा के चुनाव होने हैं और जिसको लेकर तमाम तरह की बयानबाजियों का दौर जारी है और उसी बीच जो पोस्टर हैं अब वो चर्चा में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पोस्टर जो है वो राजधानी भोपाल के मनीषा मार्केट में लगाए गए हैं और उनको इस पोस्टर्स में वांटेड कहा गया है और इसके साथ ही करप्शन नाथ के नाम से उनको उल्लेखित किया गया है। उधर पोस्टर के सामने आने के बाद कमलनाथ ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कमलनाथ ने कहा कि राजनीतिक जीवन में कभी उंगली नहीं उठी। कमलनाथ ने बीजेपी पर निचले स्तर की राजनीति करने के आरोप लगाए। ये जो भ्रष्टाचार के पोस्टर लगाए, मेरे राजनीतिक जीवन में किसी ने उंगली नहीं उठाई मेरे ऊपर, किसी ने उंगली नहीं उठाई मेरे ऊपर। ये आज उंगली उठा रहे, कह रहे कमलनाथ भ्रष्ट है। हमारी सरकार चली थी, 3 साल से ये सरकार में है। अगर हमारे सरकार में भ्रष्टाचार था, इन्होंने केस क्यों नहीं चलाया, इंक्वायरी क्यों नहीं करी? आज इनके पास कहने को कुछ नहीं है। वहीं वीडी speed bumps are in competing technological partnership, what they are when they occur, so the Prime Minister and I can commit to building around them, over them and through them. Because it matters, our cooperation matters, not just to our own people, but I quite frankly think to the whole world. Because our partnership is about more than the next breakthrough or the next deal, and as big as they may be. It's about taking climate change. It's about tackling it. It's about exploring the universe. It's about lifting people out of poverty, curing cancer and other serious diseases, preventing pandemics, and giving our citizens, all our citizens, real opportunity. And it's about forging a more free, secure, and more prosperous future for our children, supporting the dynamism and diversity of our democracies and democracies everywhere. We're sticking up for our values and the vision of the world. And so our partnership between India and the United States will go a long way, in my view, to define what the 21st century looks like. And our technological cooperation will be a big part of defining our partnership. So look forward to continue working with all of you and on our voyage of discovery, as was referenced, and to building a better future. And I want to thank all the CEOs again for being here, and with that I'm going to turn it over to the Prime Minister to say nice things about me. And all friends here. अमेरिका ने टेक्नोलॉजी में जो प्रगति की है वो, और भारत का युवा विशेष करके टैलेंट के कारण आज विश्व में अपनी पहचान बना रहा है। तो
टैलेंट और टेक्नोलॉजी का ये मिलन मैं समझता हूँ अपने आप में एक उज्जवल भविष्य के लिए गारंटी लेकर के आया है। ये सुबह कुछ ही मित्रों के बीच की है, लेकिन ये सुबह उज्जवल भविष्य की गारंटी लेकर के आई है। और मैं राष्ट्रपति बाइडेन का इस महत्वपूर्ण, भले ही छोटी हो, लेकिन मैं कहता हूं ये होनहार है, ये शानदार है और ये धारदार भी है और ये आने वाले भविष्य को बनाने वाली है। और इसलिए एक उज्जवल भविष्य की आशा अपेक्षा के संकल्प के साथ हम सब लोग राष्ट्रपति बाइडेन का जो विजन है, भारत के जो एस्पिरेशंस है, राष्ट्रपति बाइडेन के पास जो ताकत है और भारत के पास जो संभावनाएं हैं, उन सब को लेकर के आगे चलने का एक मक्कम निर्धार का ये अवसर है। और इसके लिए मैं सचमुच में मेरे मित्र रहमान को बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने भारत की यात्रा की, काफी समय निकाला और उन्होंने खुद ने जो अनुभव किया और उन्होंने आकर के यहाँ इसको आगे बढ़ाया। मैं आपका भी आभारी हूँ और राष्ट्रपति बाइडेन जी का जितना आभार करूँ उतना कम है। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद और यहाँ आने के लिए आपका भी धन्यवाद। अब प्राइज के लिए तो चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं, तो आज भी वो वहाँ पर इसको लेकर एक साझा, यानी कि उसमें जो बाइडेन भी थे और प्रधानमंत्री मोदी भी थे, उन्होंने कहा है कि ये जो भी दोस्ताना है, दरअसल ये एक आने वाले बेहतर भविष्य के लिए है और दोनों जो देश हैं, जो बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, दोनों का इसमें जो है एक ब्राइट फ्यूचर है। दोनों को एक दूसरे से मदद मिलनी है, दोनों को एक दूसरे की मदद करनी है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान अमित शाह ने श्रीनगर के SKICC में वेतस्ता कल्चरल फेस्टिवल में बोलते हुए कहा कि जिन लोगों ने कश्मीर को विवादित क्षेत्र समझा है, वो नहीं जानते कि आज कश्मीर शांति की ओर बढ़ रहा है। अमित शाह ने कहा कि धारा 370 को हटाने के बाद यहां बड़े पैमाने पर रिफॉर्म्स हुए हैं। यही झेलम है, यही वितस्ता है जिसने हजारों साल से कश्मीर के अंदर अनेक प्रकार के अनुसंधानों की वो साक्षी रही, अनेक प्रकार की संस्कृति के मिलन के स्थल बनने का इसको सौभाग्य प्राप्त है। यही झेलम ने आदि शंकर को भी देखा है और यही झेलम ने बौद्ध साधुओं को भी देखा है। यही झेलम ने यहां पर अनेक प्रकार की संस्कृति के मिलन की साक्षी बनी। अमेरिका में पीएम मोदी का दौरा दुनिया की सबसे बड़ी हेडलाइन है। बाइडेन और मोदी की मुलाकात को देखकर चीन तिलमिलाया हुआ है और पाकिस्तान के तो होश ही उड़ गए। पीएम मोदी के स्टेट विजिट पर ब्रिटेन और फ्रांस समेत पूरे यूरोप की नजर है। अमेरिका राष्ट्रपति बाइडेन और पीएम मोदी की मुलाकात की तस्वीरों ने साबित कर दिया है कि अब भारत और अमेरिका का नया दौर शुरू हो रहा है। Working closer together on more issues than ever before. From semiconductors to space, from education to food security, the energy, ambition, and potential of our cooperation is boundless. The United States and India have become, as the Prime Minister has put it, indispensable partners. And that partnership, President Biden has said, is a defining relationship of the 21st century. Together, we're promoting greater peace and stability in the Indo-Pacific and around the globe, combating disease, responding to natural disasters, strengthening the maritime security, standing up for the principles at the heart of the United Nations Charter. We're working to safeguard our planet for future generations, developing affordable solar panels and sustainable aviation fuels. We're driving opportunity and innovation, from the entrepreneurs powering our economies to the U.S. companies investing in India and vice versa. And the cutting-edge research that we're jointly advancing, from quantum to artificial intelligence, is helping to sustain our technological edge and shaping a digital future
that safeguards democratic values. Here in the United States, India is part of our daily lives. We enjoy Drupa Lahiri's novels over samosas. We laugh at the comedies of Mindy Kaling. We dance to the beats of Diljit at Coachella. And yes, Mr. Prime Minister, and I can say this from personal experience, we keep ourselves more or less fit and healthy doing yoga. The United States is endlessly enriched by our thriving Indian diaspora. Doctors, teachers, engineers, business leaders, public servants, almost all of whom, it seemed, were on the White House lawn yesterday to greet you. And so many of whom are here with us today. Leaders, of course, like Vice President Harris, whose mother came from Tamil Nadu. Coming here to help unlock the secrets of cancer. Or diplomats right here at the State Department, where a man whose father came to America with just a bus ticket and $14 in his pocket rose to become the first United States Indian American ambassador to India. And today, Richard Rahul Verma serves as the Deputy Secretary of State. The highest-ranking Indian American official in the department's history. And, Mr. Prime Minister, that ultimately is maybe the strongest bond that unites us. As you glimpsed in your earliest travels here, whether we call it the American dream, whether we call it the Indian dream, whether it's the son of an immigrant from Jalandhar rising through the State Department, or a tea seller becoming Prime Minister, our people believe profoundly in opportunity, that no matter who we are or where we come from, we can make something more of ourselves. So, please join me in raising a glass to our shared hopes for the future and to the U.S.-India partnership that will help make those hopes a reality. Cheers. And now, ladies and gentlemen, it is my great pleasure to introduce to you the Vice President of the United States. Mr. Secretary, Madam Ryan, thank you for hosting us here yet again. It is the honor of Doug and mine to be with you, honoring the friendship and the importance of the relationship between India and the United States. Prime Minister Modi, we are honored to welcome you. We also welcome the members of the President's Cabinet who are here and all of the members of Congress who are here, including Speaker Emerita Pelosi, Chairman McCall, and Ranking Member Meeks. And welcome to all of our distinguished guests. As I look around this room, I am struck by the extraordinary impact Indian Americans have had on our country in every facet of life. Take, for example, the historic number of members of the United States Congress with Indian heritage. Representatives Ami Bera, if you're here, please stand. Pramila Jayapal, Ropana, Raja Krishnamurthy, and Sri Danda. And they're known as the Samosa Caucus, for those of you who did not know. And around our country, we see the impact of Indian Americans from the C-suites of American companies to neighborhood businesses, from the studios of Hollywood to university research labs across our country.
So as many of you know, India is a very important part of my life. When my sister Maya and I were growing up, our mother would take us from the Bay Area to India pretty much every other year. And the purpose of those trips were many, including that we would well understand where she came from, what produced her, so that we could spend time with our grandparents, with my uncle and our chitties, and to really understand the love of good idli. And we traveled to visit my grandparents in what was then called Madras. And I will tell you, my grandfather was one of the most favorite people in my life, truly. We were pen pals, in fact, throughout my childhood. And I was the eldest grandchild. And so, as I'm sure many of you know, culturally, to be the eldest has a certain significance. And so I took full advantage of that status in our family. And my grandfather, of course, convinced me, as he did, I think, every one of his grandchildren, that we were his favorite. Yet, on those visits, I was the only member of our family that my grandfather allowed to join him for his morning routine. You see, by the time that we were going there as children, my grandfather was retired from his career as a civil servant. And his morning routine, every morning, consisted of taking long walks on the beach with his retired buddies. And they, as retired civil servants, would debate the issues of the day. So I would hold my grandfather's hand on these walks and listen intently to him and his friends. And I will tell you, as a young girl, I don't think I fully appreciated the essence and the import of the debates that they would have. But I did clearly understand and do recall stories about the freedom fighters and the nation's founding heroes and about the independence of India. I remember them talking about the importance of fighting corruption and fighting for equality, regardless of one's belief or caste. Throughout these walks, I recall my grandfather teaching me lessons about not just what it means to have a democracy, but to keep a democracy. And I do believe it is these lessons that I learned at a very young age that first inspired my interest in public service. And I look back now, and I do fully realize how much these conversations influenced me and my thinking, and how they have guided me ever since. In fact, it is a large part of who I am today. These lessons I learned from my grandfather, P.V. Gopalan, and from the dedication, determination, and courage of his daughter, my mother, Shamala. And it is that being the reason that I stand before you today as Vice President of the United States. The history and teachings in India and of India have not only influenced me, they of course have shaped the entire globe, as Secretary Blinken just described. Throughout history, India has inspired millions of people around the world, whether through philosophy and theology, the power of civil disobedience, or the commitment to democracy. Indeed, as I travel the world as Vice President, I have seen India's global impact firsthand. In Southeast Asia, Indian-made vaccines have saved lives and livelihoods. On the continent of Africa, India's long-standing partnerships support prosperity and security. And throughout the Indo-Pacific, India helps promote a free and open region. I also know of India's extraordinary impact with regard to innovation, medicine, and science. I know this as a daughter of California. I know this as a former district attorney, attorney general, and senator who has worked on technology with leaders in Silicon Valley. And I know this, of course, as a daughter of a scientist.
My mother, at the age of 19, arrived in the United States by herself as part of the first wave of Indian students to travel here. She chose UC Berkeley because it was known as being one of the best universities in the world. And growing up, I remember my mother, our mother, spending day and night and weekends in the lab. She always asked the big questions and searched for the answers that would be a clue to improving the condition of life. She understood what was possible, unburdened by what has been. And since then, I think about it in the context of the work she did and her studies that have led to advances in breast cancer research. And I think about it in the context of the millions of Indian students who have come to the United States since to collaborate with American researchers, to solve the challenges of our time, and to reach new frontiers. Indian innovators have made great strides in engineering and computer programming. They've sent a mission to Mars, and they have launched and led technology companies that are global leaders in the areas of autonomous vehicles, robotics, cybersecurity, climate data, and digital finance, all of which can serve to improve the human condition and uplift the people. The point here being, India's global engagement has not only been to the benefit of the people of India, but also to the benefit of the people of the United States and people around the world. So, Mr. Prime Minister, thank you for your role of leadership to help India emerge as a global power in the 21st century. You have helped to reinvigorate the Quad. Your leadership of the G20 is making new strides on climate finance, and you have been a proponent of international institutions and global solutions to global challenges. And as a point of personal privilege, as chair of the National Space Council, I thank you for your leadership in space and for our joint work on an Earth science satellite, which will help us address the climate crisis. And I will also thank you because when you and I first met at the White House, I asked you to join the Artemis Accords, a commitment to the safe and transparent use of space. And today I am happy to report, as you have, that you have joined the Artemis Accords. So, Prime Minister Modi, President Joe Biden and I are grateful for your commitment to strengthen the ties and the relationships between the United States and India. And we share that commitment. Under your leadership and that of President Biden, our partnership has become more expansive than it has ever been. Over the past 2.5 years, you and I have advanced cooperation on climate, on clean energy, terrorism, cybercrime, public health, and vaccine production. And during this trip, our countries have launched new areas of cooperation, from artificial intelligence to semiconductors. As we look toward the future, the United States and India, the world's oldest and largest democracies, instinctively turn to each other and are increasingly aligned. So I will close with this, which is a memory again of my grandfather and what he taught me on those long walks. And in particular, what he taught me about the nobility of public service. Prime Minister Modi, you and I have both dedicated our careers to the noble work of public service. And so to everyone here today, I say, it is incumbent on each of us, inside of government and outside of government, to continue the fight for progress and to serve the greater good. So I raise a glass to the enduring bonds between our nations and our people, and to our continued work together, all in the service of the greater good. Prime Minister. Cheers.
Vice President Kamala Harris, Second Gentleman Douglas Amhoff, Secretary of State, my friend Antony Blinken, White House Community Secretary एवन राय, सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण, फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और सेक्रेटरी ब्लिंकन का इस भव्य स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप दोनों ने जो गर्मजोशी भरे शब्द कहे, इसके लिए भी मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज एक बार फिर स्टेट डिपार्टमेंट में आप सभी के बीच उपस्थित होना मेरे लिए खुशी की बात है। पिछले 3 दिनों में मैंने अनेक बैठकों में हिस्सा लिया, कई विषयों पर चर्चा की। इन सभी बैठकों में एक चीज कॉमन थी, सब एक मत थे कि भारत और अमेरिका के लोगों के बीच मित्रता एवं सहयोग और गहरा होना चाहिए। भारत और अमेरिका के संबंधों की मधुर गीतमाला पीपल टू पीपल टाइज के सुरों से पिरोई गई है। इन संबंधों का उदाहरण हमें कदम कदम पर देखने को मिलता है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की माताजी डॉक्टर श्यामला गोपालन 1958 में भारत से अमेरिका आई थी। उस समय अधिकांश लोगों के पास फोन नहीं होता था और इसलिए उनकी माताजी हाथ से लिखकर अपने परिवारजनों को पत्र भेजा करती थी और उन्होंने कभी भी भारत से रत्ती भर नाता टूटने नहीं दिया था। एक जीवंतता बनाए रखी थी। जो भी उपलब्ध माध्यम था उसका सर्वाधिक उपयोग भारत को, उनके अमेरिका के जीवन को निरंतर जोड़ने में लगा रहा था। हजारों मीलों की दूरी के बावजूद भी भारत हमेशा उनके करीबी था। मैडम वाइस प्रेसिडेंट, उनकी इस प्रेरणा को आपने आज नई बुलंदियों तक पहुंचाया है। आपकी उपलब्धियां केवल अमेरिका की ही नहीं, भारत और पूरे विश्व की महिलाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, बहुत प्रेरित करती है। सेक्रेटरी ब्लिंकन, जब मैंने प्रारंभ में सूर और गीतमाला जैसे शब्दों का प्रयोग किया तो मेरा एक इशारा आपकी तरफ भी था। पूरा विश्व आपकी डिप्लोमेटिक स्किल्स को तो जानता ही है और मैं तो भली भांति जानने लगा हूं।
आपके म्यूजिकल टैलेंट के चर्चे भी बहुत है। हजारों मीलों का सफर तय करते हुए गंभीर से गंभीर मसलों के बीच संगीत को आपने जगह दी है। यह हम सभी के लिए बहुत प्रेरक है। हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने में आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसके लिए मैं आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। फ्रेंड्स, 2014 में मेरी यात्रा के समय मेरे प्रिय मित्र राष्ट्रपति बाइडेन भी यहां स्टेट डिपार्टमेंट में मेरे साथ थे। उस समय उन्होंने भारत और अमेरिका की साझेदारी को अ प्रॉमिस ओवर द होराइजन बताया था। 9 वर्षों के इस अंतराल में हमने बहुत ही लंबी और खूबसूरत यात्रा की है। हमने डिफेंस और स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग के नए आयाम जोड़े हैं। हम नई और उभरती टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए विश्वास के साथ काम कर रहे हैं। हम ट्रेड के लंबित और मुश्किल मुद्दों का समाधान कर रहे हैं। क्वाड और I2U2 जैसे नए फ्रेमवर्क के साथ हम मिलकर के बहुत कुछ प्रगति कर रहे हैं। धरती हो या आकाश, समुद्र की गहराइयां हो या अंतरिक्ष की ऊंचाइयां, भारत अमेरिका एक साथ काम करते दिख रहे हैं। सही मायने में प्रॉमिस